नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो ये हमारी क्लास पीवाईक्यू के लिए है। इसमें 10 वर्ष के पीवाईक्यू हैं। तो ये जो है 2012 से लेकर के 2022 तक का, मतलब 10 वर्ष का 10 ईयर का कंप्लीट विथ इसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में है। तो ये बहुत ही किसी एग्ज़ाम को समझने के लिए, और खासकर आयोग वाले जिसमें कमीशन की एग्ज़ाम है, एक तो ये पूरा समझ में आता है कि मतलब प्रश्न कैसे रहेंगे, जिज्ञासा होती किस लेवल के प्रश्न आते हैं। तो ये पूरा पीवाईक्यू से ही पता चलता है कि कैसे प्रश्न रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि 60 से 70% यही प्रश्न घुमा फिरा करके एग्ज़ाम में आते हैं। तो उनको हम देख लेते हैं, और इनको 10 वर्ष के रिवाइज के बाद आपने जितने भी टॉपर्स हैं उनके बारे में, उनके इंटरव्यू आपने सुने होंगे, तो वो यही बताते हैं कि 10 साल के पीवाईक्यू के बारे में सभी लोग बताते हैं कि उनमें से ही आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बस उनकी प्रकृति थोड़ा बदल जाती है, थोड़ा टेक्स्ट को वो इधर से उधर कर देते हैं, बस। और कुछ बदलाव नहीं होता है। बस अगर आप अच्छे से समझते जा रहे हैं तो यही सब कुछ आने वाला है। इसलिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ क्लास में बने रहें, ठीक है। और क्लास आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर, और चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्लास को चालू करते हैं। तो ये ऊपर लिखा हुआ है, इसमें ये दिया है, देखो 2022 का, ठीक है। तो 2022 से हम शुरू करेंगे। अच्छा, 2023 का भी हो चुका है। 23 का पेपर मेरा रखा है, मैं उसको अलग से दूसरे सेशन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये अभी एक ही क्लास में पूरे होने वाले नहीं हैं, ठीक है। इसमें जो भी हो पाएंगे इस सेशन में, और इसका पूरा हम अलग अलग सेशन पार्ट अलग अलग करके पूरा कंप्लीट कराएंगे। 22 से लेकर 2012 तक के जितने भी परीक्षाओं के पीवाईक्यू हैं वो हम जीएस का ये पोर्शन कंप्लीट करेंगे। और एक एक चीज़ इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और रिवीजन के बेस पर ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम का पीक टाइम चल रहा है। 16-17 मार्च को पीसीएस का एग्ज़ाम है, और अगर ये पोस्टपोन भी होता है तो 2 जून तक होने वाला है। लेकिन हमारी तैयारी अभी से अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम आज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम उस समय भी इसकी क्या गारंटी है कि हम कर पाएंगे। इसलिए अभी हम पूरे तैयारी में रहेंगे और अपना फोकस रखेंगे एग्ज़ाम का। चलिए तो शुरू करते हैं साथियों। पहला प्रश्न था, ये पॉलिटी का प्रश्न है। इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं जिससे आप सबको दिखाई दे, ठीक है ना। इसको डिस्कस भी कर लेंगे, एक एक प्रश्न को डिस्कस करते चलेंगे। चलिए, तो ये सम्मिलित करना है सूची 1 और 2 को। देखो, इसमें कुछ पॉलिटी में समितियां दी हुई हैं। ए में है बलवंत राय मेहता समिति, तो बलवंत राय मेहता समिति है। और बी में है अशोक मेहता समिति, सी में है सिंघवी समिति, और डी में है पी के थोंगन समिति। अब ये इधर आप देख रहे होंगे, इनकी समितियों की नियुक्ति वर्ष पड़ी है। तो अब आपको मैच करना है, और नीचे इधर ये दिया है कूट। जो भी इसमें मैच हो रहा हो सही, उसको हम ऑप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आगे इस पे हम देखते हैं कि मेहता समिति की नियुक्ति वर्ष कौन सी है, 1957, ठीक है ना। और
ए का एक हो गया। अशोक मेहता समिति, ये भी जो है 1977 है। सिंघवी समिति 1986 है। और पी के होमन समिति है 1988। तो इसमें अब हमें देखना है कौन सा मैच कर रहा है, तो इसमें बी आंसर बी हो जाएगा अपना। ठीक है, जो कि नीचे इसमें डिस्कस में भी दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखो। और इसमें आंसर बी करेक्ट आंसर है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोराइथीन, यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है DTT, एक है, मतलब ये क्या है। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोराइथीन ये क्या है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है जैव रासायनिक प्रदूषक। ये जैव रासायनिक प्रदूषक है क्या। नंबर बी, ये अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, मतलब ये अपघटन होता नहीं है क्या। सी में है जैव अपघटनीय प्रदूषक। और डी में है गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। बी, ऑप्शन बी सही होगा। डाइक्लोरोफाइनिक ट्राइक्लोराइथीन यानी कि DDT एक अजैव अपघटनीय है, मतलब इसका अपघटन नहीं होता, ये नष्ट नहीं होती, ये ऐसा प्रदूषक है। ठीक है, ये जल में भी मिल जाता है, तो जल के साथ इसका मतलब मिलकर के उसको भी जहरीला बना देता है, हानिकारक होता है जो कि स्वास्थ्य के लिए, और ये इसका अपघटन नहीं होता है। तो विश्व में DDT का उत्पादन कौन करता है, केवल करता है HAL, HIL। तो देखो, जब हम डिस्कशन एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं और इसको अच्छे से हम जो समझते हैं, तो इसमें और दो चार चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं। हो सकता है इस प्रकार से ना प्रश्न आए, तो दूसरी तरह से भी आएगा, तो यहीं से बन जाएगा। अब जैसे यही पूछ लिया जाए कि DDT का उत्पादन कौन सी कंपनी करती है, तो अगर हमने ये एक्सप्लेनेशन किया है तो हम इसमें बता सकेंगे कि सिर्फ इसमें एक ही कंपनी है जो भारत की है, HIL इंडिया लिमिटेड है, जो पूर्व में हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड के रूप में जाना जाता था। ये उसका उत्पादक है। ऐसा प्रदूषक है जो यह अपघटित नहीं होता है, और इसी के प्रदूषकों में पारा और सीसा आदि को भी रखा जाता है। तो इसके अलावा DDT के अलावा पारा और सीसा को भी किस तरह के लिए प्रदूषक में रखा जाता है, तो ये अजैविक अपघटनीय प्रदूषक के रूप में रखा जाता है। चलिए अब तीसरा प्रश्न डिस्कस करते हैं। देखो, प्रश्न में थोड़ा समय लगता है एक्सप्लेन करने में, लेकिन अच्छे से समझ लेना चाहिए, जो दोबारा हमें उसके लिए एक बार में कॉन्सेप्ट बन जाएगा, तो बार बार हम भूलेंगे नहीं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से दो सही समलिखित हैं। ये देखना है कौन से दो इनमें सही समलिखित हैं। चलिए समझ लेते हैं। पहला है केरिया, ये जनजाति है, और ये इधर देखे हैं ये राज्य हैं। ये जनजातियां किस राज्य में हैं। कुकी, ये देखो कुकी जनजाति बहुत अभी चर्चा में चल रही है, कहाँ है। और तीसरा है यानदी, और चौथा है पालियान। तो देखो कुकी तो संबंधित है
नागा और कुकी सुना होगा, जो संघर्ष चल रहा है मणिपुर में। तो इसमें इधर आप देख रहे होंगे, इधर मणिपुर इसमें दिया नहीं गया है। ठीक है, तो एक तो ये ऐसे ही हट जा रहा है। ठीक है, अब ऊपर से पहले नंबर को देखते हैं, केरिया या खेरिया। देखो इधर इसमें एक्सप्लेन किया गया, केरिया या खेरिया। इसे खेरिया भी कह सकते हैं और केरिया भी कहते हैं। ठीक, तो ये कहाँ की है जनजाति, किस राज्य की? उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो इन राज्यों में ये जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट है कुकी। तो ये कुकी कहाँ मिलती है? ये त्रिपुरा में मिलेगी, असम में, मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम और नागालैंड। ये इसमें क्या है, शामिल है क्या? नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरा है यानदी। ये यानदी जो जनजाति है, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में पाई जाती है। चौथा है पालयान। ये कहाँ है? तमिलनाडु। ये जनजाति तमिलनाडु में मिलती है। ठीक है, तो अब इसमें हम ये देखेंगे कितने सही हैं। तो एक तो हमें ये मिल गया है उड़ीसा इसमें। ठीक है, खेरिया उड़ीसा में मिल गया, एक सही हो गया। दूसरा कौन सा? कुकी का हमें नहीं मिला इसमें। ठीक है, यानदी का राजस्थान है इसमें, इसमें नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेन हम कर चुके हैं। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, तो ये भी गलत हो गया, और ये भी, ये 2 और 3 गलत हो गए। और तीसरा जो चौथा है ये पालियान, ये तमिलनाडु में पाई जाती है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो गया है। ठीक है, एक बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। चौथे प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो नंबर 1 पे क्या है? लकड़ी। नंबर 2 पे है परमाणु ऊर्जा, है ना। नंबर 3 पे है गोबर। नंबर 4 पे है कोयला। तो क्या बताना है? बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो इसमें परमाणु ऊर्जा, जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, नंबर बी ऑप्शन सही है। जो ईंधन जंतु उत्पाद अथवा पादप उत्पाद से प्राप्त होते हैं उन्हें हम बायोमास कहते हैं। ठीक है, किन किन, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, एक्सपेरिमेंट को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे और भी हम चीज़ों को तैयार कर पाते हैं। ठीक, जो ईंधन उत्पाद से प्राप्त अथवा पादप से प्राप्त होता है, जंतु के उत्पाद से और पादप उत्पाद से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम बायोमास कहते हैं। परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बायोमास जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होता है, तब उनमें से हम बायोगैस उनसे प्राप्त होती है, और बायोगैस मीथेन की मात्रा लगभग 75% होती है। ठीक है, तो ये देखो एक नई चीज़, और कई एक के साथ एक प्रश्न का हम जब एक्सप्लेनेशन करते हैं तो 4 प्रश्नों के उत्तर देने का हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए समय लगता है ज़रूर, लेकिन हम बहुत अच्छे से फिर समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने प्रश्न थे? इस एक में 4 प्रश्न थे। अब हम अगला स्लाइड लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा लगा लें सही से। कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, एक तरफ से पूरे प्रश्न करेंगे। किसी भी विषय का प्रश्न होगा, छूटेगा नहीं, ये हमारा वादा है। बस समझना है अच्छी तरह से। प्रश्न नंबर
5 है ये, मेरे गैस पे दिखाई नहीं रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका तूतीनामा रखा? ठीक है, शुक सप्तती का फारसी में अनुवाद करके उसका नाम क्या रखा है? तूतीनामा। तो उस जो है लेखक या रचयिता का नाम बताना है। तो वो कौन है? वो है ख्वाज जियाउद्दीन नक्शवी। इसका डी आंसर है। तो चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ शुक सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उनका तूतीनामा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी ने रखा था, और ये 14वीं शताब्दी में ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी भारत में निवास करता था, जो मूलतः फारस का एक चिकित्सक और सूफी संत था। चलिए, सिक्स नंबर का प्रश्न लेते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा ऑडिट रिपोर्ट परीक्षा करती है। कैसे करती है? तो प्राक्कलन समिति करती है इसको, लोक उपक्रम समिति करती है, सी में है लोक लेखा समिति, और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो महालेखा परीक्षा ऑडिट रिपोर्ट करती है, तो वो करती है सी आंसर में आपका है लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग लेखे और उन पर भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षा की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 10 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा सदस्यों से की जाती है तथा परंपरागत रूप से समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से ही चुना जाता है। ठीक है, तो ये इसका हो गया एक्सप्लेनेशन। 7वां क्वेश्चन है, तो इसमें जैसे एक्सप्लेनेशन किया तो मुख्य बिंदु तो ये हो गया लोक लेखा समिति, और इसके बाद में कितने सदस्य होते हैं, ठीक है, वो भी हमने जाना। ठीक है, और जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते 22 में से, ठीक, 7 सदस्य होते राज्यसभा के। ठीक, लोक लेखा समिति के बारे में ये उसका गठन है। अगला है 7वां हमारा प्रश्न, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? तो ये देखो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, इसको अगर समझना तो जरूरी है, लेकिन अगर ना हो सकता है क्योंकि 6 महीने तक के प्रश्न करंट अफेयर्स के लेते हैं, लेकिन ये PYQ का हिस्सा है, इसलिए इसको हम जानेंगे जरूर। 14 मार्च 2022 को कर्नाटक राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा टैंक एक्वेरियम की स्थापना कहाँ करी है? कर्नाटक के बंगलुरु में। चलिए, प्रश्न नंबर 8 है, अप्रैल 22 में दिए गए इंडिया स्मार्ट काय की प्रतियोगिता है, ये अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, और वो इस प्रकार है सूची, इस तरफ दिया है श्रेणी, संस्कृति की श्रेणी है,
शासन की श्रेणी है, सी में है सामाजिक पहलू और डी में है नगरीय पर्यावरण। और इधर जो है दिए गए हैं विजेता नगर। तो अब इनको हम सीधे यहाँ आते एक्सप्लेनेशन पे, ज़्यादा समय ना लगाते हुए। ठीक है, तो संस्कृति जो ये श्रेणी थी, संस्कृति श्रेणी के थे इंदौर, ठीक है, विजेता। और शासन श्रेणी के थे, अच्छा एक मिनट, संस्कृति, तो संस्कृति इसमें है पहले नंबर पे, और पहले नंबर वाले इधर ले आएंगे दूसरे नंबर पे, और शासन वाले ले जाएंगे एक नंबर पे। ठीक है, बड़ौदा के पास। मैचिंग वाला काम है ये। ठीक है, समलेखित करना यानी कि मैचिंग करना है। सामाजिक पहलू तिरुपति, तो सी का हो गया बी, डी नंबर 4, और डी का हो जाएगा नगरीय पर्यावरण का भोपाल। ठीक है, भोपाल एमपी की राजधानी। तो इसमें उत्तर मिल रहा है ए का 2 और बी का 1 और सी का 4 और डी का 3 है। तो आंसर है हमारा ये बी। ठीक है ना, आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए, भारत में कृषि क्षेत्र में गुटों फार्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। 2 में दिया है, किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियाँ प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। सी में इसका है, विश्व व्यापार संगठन WTO के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, नंबर 4 में है, भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष हैं, नहीं। ठीक है, तो इसको हम अगले पेज पे ले चलते हैं, हाँ इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, और एक्सप्लेन भी करेंगे। चलिए, तो इसमें ये आयोग द्वारा इसको बाहर कर दिया गया था। इसके क्वेश्चन प्रॉपर वे में सही नहीं मिल रहे थे, जो इसमें ये कूट दिया हुआ है। ठीक है, इसमें 1 और 2, और बी में था 3 4, सी में था 2 3 और डी में था 1 4। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें मैचिंग की दिक्कत थी, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन हम कर ही कि समझ सकेंगे कि कहाँ क्या गलती थी। ठीक है, भारत में कृषि क्षेत्र के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए कृषि क्षेत्र में छूटें जो फार्म सब्सिडी प्रदान की जाती है, यह 2 प्रकार की होती है। एक तो प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी होती है, ठीक है, एक होती है अप्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत सिंचाई, बिजली, खाद और ऋण, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दी जाने वाली सब्सिडियां आती हैं। और प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत ऐसी सब्सिडियां आती हैं जो सीधे किसानों को नगद सहायता के रूप में प्रदान की जाती है, जैसे कि LPG सिलेंडर। ये जो है LPG सिलेंडर का सीधा लाभ मिलता है पर सब्सिडी आदि को दी जाने वाली, और सीधे जो कुछ सब्सिडी बचती है वो खाते में भी मिल जाती है। अतः कथन 1 सत्य है, कथन 2 और कथन 4 असत्य है। ठीक है, तो यहीं से इनका मैचिंग बिगड़ जाता है। और विश्व व्यापार संगठन WTO के कृषि संबंधी ग्रीन बॉक्स प्रावधान फार्म सब्सिडी की सीमित मात्रा अनुमति देते हैं, परंतु किसी ऐसी प्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं जो व्यापार को प्रभावित करने वाली हो और यह सरकार द्वारा
प्रदान की जा रही हो तथा उसमें कीमत समर्थन शामिल ना हो। तो WTO ये वर्ल्ड ट्रेड संगठन है कई देशों का के कृषि संबंधी घरेलू समर्थन प्रावधान के अंतर्गत 3 बॉक्स के रंगों, ये देखो प्रश्न आया हुआ है और ये क्लास में बताया भी गया है। एक तो नीला बॉक्स होगा, हरा होगा और एम्बर के आधार पर, और एक लाल भी होता है। सब्सिडी प्रदान करते हैं विकासशील देशों के लिए S और D बॉक्स, डेवलपमेंट बॉक्स के तहत छूट दी जाती है। अर्थात कथन 3 इसमें जो था वो असत्य है। आयोग इस प्रकार प्रश्न का उत्तर D माना है। ठीक है, तो इसमें D उत्तर को माना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण यानी संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ए में है 1986, बी 1974, सी है 1881 और 1971। तो आंसर ए सही है इसका। भारत सरकार में पर्यावरण संरक्षण का कार्य अधिनियम जो है 1986 में अधिनियम पारित हुआ और भारत सरकार पर्यावरण अधिनियम के पारित संयुक्त राष्ट्र के मानवीय पर्यावरण सम्मेलन जो जून 1972 में स्टॉकहोम में, ठीक है ना, कंफ्यूजन हो जाती है कभी पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण। तो वन्यजीव संरक्षण है ये पहले का और पर्यावरण संरक्षण है बाद का। ये है जून 1972 का स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था और जिसमें भारत ने भाग लिया था तथा आलोक में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये जो प्रश्न में दिया हुआ है वो है 86 का। अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में कौन सा तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी? तो ए में है सामिया सुलूहु हसन। अब इसमें देखो सब सामने है, तो ये जो है 22 में बनी थी। ये आंसर है इसका। मार्च 2021 में सामिया सुलूहु हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तंजानिया की उपराष्ट्रपति थी। ठीक है, अब इसमें एक नोट दिया है, प्रश्न अप्रैल 2022 में दिया है जो कि गलत है। ठीक है, तो हमें कुछ चीज़ों को जो जिस आयोग ने ये परीक्षा कंटेंट दिया है उनके कमिटमेंट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हमें आँख, कान और दिमाग को खोल करके इन बातों का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता? ठीक है, तो हम इसको आगे देखते हैं। इसमें ऑप्शन हमारे पास हैं, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को भी साफ सुथरा दिखाई देता रहे। ठीक है, इतना तक तो बड़ा हो जाएगा। प्रश्न का ये जवाब है 4 बिंदुओं में। भूतापीय ऊर्जा, नंबर बी है नाभिकीय ऊर्जा, नंबर सी है पवन ऊर्जा, नंबर डी है बायोमास ऊर्जा। तो इसमें नंबर बी हमारा आंसर है नाभिकीय ऊर्जा। संग्रहित ऊर्जा के स्रोत में नाभिकीय ऊर्जा सम्मिलित नहीं है। शेष विघटित संग्रहित ऊर्जा से किसी न किसी रूप में सम्मिलित है। नाभिकीय ऊर्जा परमाणु नाभिकीय विखंडन अथवा संलयन द्वारा प्राप्त की जाती है, जिसमें सूर्य की ऊर्जा की भूमिका नहीं होती है। ठीक है,
थोड़ा मिटा देते हैं और लेते हैं अगला प्रश्न 13। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प 49/114 के द्वारा 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का प्रस्ताव किया है। और 16 सितंबर की तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि वर्ष 1987 में इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हस्ताक्षर भी हुआ था। चलिए 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल 1987 में हुआ था और ये हो गया 94 और ये हो गया 87। अगला प्रश्न लेते हैं 14। निम्नलिखित विषयों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चयन करना है। तो अनुसूची इधर दी हुई है और दूसरी तरफ दिया है विषय। इस अनुसूची में क्या विषय है ये हमें उत्तर में इनमें से सेलेक्ट करना है। तो तृतीय अनुसूची में क्या दिया है? तो तृतीय अनुसूची ए में है तृतीय अनुसूची और उसके सामने नंबर 1 पे दिया है राज्य विधानसभा पार्षदों के स्थानों का आवंटन। बी में दिया है चतुर्थ अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। सी में यहाँ लिखा है अनुसूची सातवीं अनुसूची भाषाएं। ठीक, 8वीं अनुसूची और इधर दिया हुआ है संसद व राज्य विधानसभा मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विषय में। ठीक है, अब हमें इनमें से मैच करना है और इस कूट में हमें उसको सिलेक्ट करना है। तो हम इसकी चर्चा करते हैं अगले पेज पर। ठीक है, 4 पे इसको हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा इसको पहले ठीक है, चलिए। तो इसमें तृतीय अनुसूची में क्या दिया हुआ है? तृतीय अनुसूची में है हमारा शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप। और चतुर्थ में हमारा राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा का आवंटन। तृतीय में ध्यान रखेंगे शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप। और चतुर्थ में है राज्यों एवं राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थान व आवंटन। और 7वीं अनुसूची में है हमारा राज्य एवं राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विषय में सूची है ये। और 8वीं अनुसूची है भाषाओं की। ठीक है, जिसमें भाषाएं दी गई हैं कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट है 50 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? कहाँ करने जा रहा है ये? जामनगर भारत, जाफना श्रीलंका, हरिद्वार भारत या फिर अफ्रीका जोहान्सबर्ग में। तो इसका उत्तर है एक, ये जो WHO औषधि का वैश्विक केंद्र जामनगर भारत में करने जा रहा है। ये उस समय का प्रश्न था। ठीक है, थोड़ा विवेकशीलता से काम लेना है। 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र की
आधारशिला रखी जामनगर गुजरात में। आयुष मंत्रालय के विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO विश्व के पहले परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, उस समय ये जब परीक्षा में आया तो ये क्या था, एक करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न था, लेकिन अभी भी इसकी हम उपयोगिता के रूप में हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसकी प्रश्न की प्रकृति बदल सकती है और अलग तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर हम इसको सही से समझ लिए हैं तो हम इसका उत्तर भी सही से कर सकेंगे, क्योंकि अब ये करंट का प्रश्न तो नहीं बन सकता, लेकिन प्रश्न फिर भी बन सकता है। WHO ने भारत में किस शहर में औषधि केंद्र का मतलब स्थापना की है, तो वो ऐसे इसको हम प्रश्न के रूप में देख सकते हैं। इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। चलिए, नीचे दिए गए अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ए में क्या है, 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। मतलब ये कह रहे हैं 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। अब इसका जो कारण है आर, वो है 73वें संविधान संशोधन ने पंचायत को अनपेक्षित संविधान ऊर्जा प्रदान किया है। अब इनका ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि ए आर दोनों सही हैं। ठीक है, ए सही है, आर गलत है, बी में कह रहा है ए आर दोनों सही हैं, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, या फिर ये गलत है, आर सही है। ठीक है, तो आओ इसको हम आगे देखते हैं क्या सही है और कैसे सही है। इसका आंसर है ए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा धुंधला इसमें आया है, ठीक है, लेकिन आपको सुनाई जरूर दे रहा होगा, हम इस हिसाब से बोल रहे हैं। ठीक है, और अगर सही नहीं समझ में आ रहा तो आप हमें कमेंट में लिख करके जवाब में बताएंगे। ठीक है, संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायत का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है पंचायतों को, इसलिए 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, क्योंकि ग्राम पंचायत का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में था, ठीक है, लेकिन इसको संवैधानिक महत्व नहीं था, इसलिए कथन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या सही करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ओ गुड़िया, पानी पिलाओ एक गिलास हमें, पानी पिलाओ। आंसर है 17। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, एक तरफ दिए हैं पर्सन यानी कि व्यक्ति, दूसरी तरफ दिए हैं उनका संबंध किससे है। तो ये MS स्वामीनाथन, देखो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। स्वामीनाथन जी के बारे में अभी अभी उनकी गत वर्ष मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो ये जो है किससे संबंध था इनका, वो हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरे हैं LK झा, तीसरे हैं वर्गीज कुरियन,
ठीक है, चौथे हैं इसमें मुरारी देसाई जी। ठीक है, तो इधर आपके दिए हैं सामाजिक नियंत्रण, दुग्ध उत्पादन, हरित क्रांति और आर्थिक प्रशासन सुधार। और इधर इसमें कूट दिया हुआ है, उसी में उत्तर है। तो एम.एस. स्वामीनाथन जी का संबंध किससे है? 3 में है हरित क्रांति। ठीक है, तो ए का 3 देखते चले आप, ए का 3 कहाँ है? ये है। ठीक है, बी में एल के झा का आर्थिक प्रशासन सुधार। एल के झा काय से संबंधित हैं? एल के झा हैं इससे, आर्थिक प्रशासन सुधार से। और वर्गीज कुरियन जी हैं दुग्ध उत्पादन से। ये वर्गीज कुरियन जी हैं दुग्ध उत्पादन से। और मुरारी जी देसाई जी हैं सामाजिक नियंत्रण से। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों का कौन सा सही उत्तर है? इसको हमें समझना है। नंबर 1, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश के रजत मुद्राएं हैं। नंबर बी है, इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रैन हुआ करती थी। ठीक है, तो इसको हम यहीं पर रोकते हैं और अगले सेशन में हम इस श्रेणी को आगे, इस यात्रा को ले जाएंगे। अगर आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करें, जिससे हम और अच्छी क्लासेस हम आपको दे सकें। धन्यवाद। जय हिंद।